हेलो गाइस, वे टू सक्सेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर मैं जयदीप जानी आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा काइनेमैटिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो ये है हमारा थर्ड लेक्चर। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा है लेक्चर 3। ये है हमारा तीसरा लेक्चर और आज का हमारा टॉपिक्स होगा काइनेमैटिक्स, जिसके अंदर हम मोशन के रिलेटेड हम कुछ थोड़ी थोड़ी स्पीड होती है, डिस्टेंस होता है, उसके बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। डन। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे होता है, सबसे पहले तो देखो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करें। आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगी, जिसके अंदर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेगी, और बाद में हम एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हम देखेंगे, और आपको एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो बिना किसी देरी के अब ये लेक्चर चालू करते हैं। सो फाइनली आज का हमारा टॉपिक है काइनेमैटिक्स। डन। ओके। सो फाइनली अब हम यहाँ हमारी नोट्स पे आ चुके हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला टॉपिक्स, काइनेमैटिक्स। अब देखते हैं कि काइनेमैटिक्स होता क्या है। तो अगर बात की जाए काइनेमैटिक्स की, तो काइनेमैटिक्स एज मतलब काइनेमैटिक्स, इसके अंदर मोशन के रिलेटेड जो भी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। अभी देखते हैं मोशन एंड रेस्ट क्या डिफरेंस है। आप यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं मेरे साथ, देखिए जाइए। इफ़ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजिशन, if object changes its position with respect to its surrounding which time, then it is called in motion of motion object done is called in motion। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है सराउंडिंग के साथ। जैसे सपोज मैं चल रहा हूँ तो मैं अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा? मोशन बोला जाएगा। डन। डन। इवन यहाँ पे मैंने डाल किया। और ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, सपोज मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, तो उसको रेस्ट की पोजीशन बोला जाएगा। क्या? रेस्ट की पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन। ओके। अभी देखते हैं, आपको समझ में आ गया। मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग किसी भी साथ वो अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ, तो उसको मोशन बोला जाएगा, और अगर वो चेंज नहीं करता तो उसको रेस्ट बोला जाएगा। अभी देखते हैं कि यहाँ पे जो काइनेमैटिक्स है उसके अंदर दो क्वांटिटी के अंदर हम मेजर करते हैं। एक तो स्केलर होता है और दूसरा होता है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। देखो, ये जो होता है स्केलर, अभी देखते हैं स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब आप देख सकते, ये रहा यहाँ, ये देखो, ये रहा, ये डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी की, और थोड़ी बिग हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं। ये यहाँ से चालू होगी, इसको रहा a physical quantity, यहाँ से चलो, a physical quantity which has only its magnitude but not direction is called scalar quantity। example, distance, energy, power, speed, value of acidity, pressure for change, electric current, temperature of specific frequency, mass, etc। स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी की जिसके अंदर डायरेक्शन ना हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। सपोज यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी डिस्कस कर लूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी पे हम आ चुके हैं। ये रहा वेक्टर क्वांटिटी। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल, फोर्स आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अभी देखते हैं कि वेक्टर और स्केलर के बीच में क्या संबंध। सपोज स्केलर यानी कि ऐसी क्वांटिटी की जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसके पास उसकी वैल्यू हो, जिसके पास डायरेक्शन ना हो। और वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ विथ एग्जांपल, आप थोड़ा वेट लीजिए। देखो, सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। डन। ये जो है वो यहाँ पे थोड़ी थ्रस्ट है। अभी मैंने अभी ये इसको मैंने थोड़ा सा फोर्स दिया, तो ये इसकी स्पीड पकड़ लेगा। डन। सपोज अब हम इसकी स्पीड नापनी है, तो स्पीड तो हम कहीं से भी नाप सकते हैं। जैसे वो इधर जाएगा तो स्पीड इधर से भी नाप सकते, इधर से भी नाप सकते, मतलब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। डन। लेकिन अगर हमको फोर्स नापना है तो देखो, तो अगर मैंने यहाँ से वो किया, इस साइड से मैंने फोर्स दिया, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड जाएगा। इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये। मतलब माना कि जो
जब तक का ये नहीं था तब तक ये हमारा क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स दिया तब तक ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। डन। ओके, तो स्केलर और वेक्टर में यही डिफरेंस होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वही पूछा जाए कि इनमें से स्केलर कौन सा है, इनमें से वेक्टर कौन सा है। डन। ओके, अभी कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है मोशन से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे, वो आपको अच्छे से आता ही है, उसमें कोई ज़्यादा गहराई वाली बात नहीं है। ये रहा सबसे पहला टर्म, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या है? द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट कैन बी नेवर बी जीरो और नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, इट कैन बी नेवर जीरो और नेगेटिव ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सपोज अभी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डन। सपोज एक कोई बॉडी है, ये बॉडी है, ये लाइन है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। अगर इस बॉडी को पी से क्यू पॉइंट के बीच जाना है, यहाँ तक वो मूव करता है, तो इन दोनों के बीच में जो जितनी जगह होती है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। क्या? डिस्टेंस बोलते हैं। डन। ओके, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, the shortest distance between the initial and final position of any object during motion is called the displacement. Is a vector quantity. Its unit is meter. Data may be positive or negative or zero. अभी डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दी ये। सपोज अगर मैं आपको बता दूं, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधे लोगों को समझ में आता है, आधे को तो नहीं आता, कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मतलब क्या है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये बात किसी को और कोई समझ में आती है, लेकिन आज मैं आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। डन। देखो, अभी यहाँ है एक एक ये मेरे पास एक छोटा सा तालाब है। ठीक, एक छोटा सा तालाब है। एक मिनट, मैं थोड़ी बड़ी स्पेस ले। अभी आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बहुत बड़ा एक छोटा सा एक वो है, तालाब है। अगर मैं यहाँ से घूमा, मुझे ये है ना नदी है, यहाँ से झाड़ी है, यहाँ सब क्या है, झाड़ी। जहाँ पर अभी देखता हूँ, अभी देखो मैं अब क्या करते हैं, मुझे देखो मेरी पोजीशन सपोज यहाँ पे है, देखो ये मैं हूँ, और मुझे यहाँ से जो डिस्टेंस नापते हुए यहाँ, और मुझे यहाँ से मुझे कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर ले, आपको अच्छा लगेगा। मुझे यहाँ तक जाना है। डन। तो अगर मैं यहाँ से जाऊँगा, मतलब ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे जाऊँगा, तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सीधा में तैर के ऊपर चला जाऊँगा, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इससे छोटा है, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस, उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो फाइनली उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अभी स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड, स्पीड का मतलब होता है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ़ एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्पीड। मतलब डिस्टेंस के डिस्टेंस जब टाइम के साथ कोई भी डिस्टेंस क्वेरी करता है तो उसको स्पीड बोलते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी स्पीड का फॉर्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ अच्छे से। अभी हम फॉर्मूला देखेंगे स्पीड का। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। तो ये रहा स्पीड का फॉर्मूला, कि जो डिस्टेंस के साथ जो टाइम स्क्वेरी करता है उसको वही बोलते, स्पीड बोलते। डन। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेकंड, मीटर पर सेकंड। सॉरी, यहाँ से लेना चाहिए था मुझे, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होगा। डन। ओके, अब यहाँ पे और एक टर्म आती है कि इंस्टेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है। तो देखते, इंस्टेनियस स्पीड मतलब इसका मतलब है कोई शॉर्ट टाइम के लिए जो पीरियड होते हैं उसको इंस्टेनियस, शॉर्ट टाइम के लिए जो स्पीड की हो वहाँ भी जाती है उसको, मतलब एक स्पेशल, मतलब इंस्टेंट टाइम के लिए जो स्पीड को नापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके अंदर हम सीधा डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो तो आपको भी पता ही है। सो फाइनली इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है जो डिस्प्लेसमेंट है जो टाइम के साथ क्वेरी करता है उसको वेलोसिटी बोलते हैं। डन। ओके, एवरेज वेलोसिटी वही एवरेज स्पीड की तरह। एक्सेलरेशन भी जो
एक्सेलरेशन मतलब कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे इंस्टेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि इंस्टेंट टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसको इंस्टेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। डन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं सीधा, तो यही आंसर है। अभी कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट के ऊपर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट के ऊपर होता है तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और जब वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है तो तब उसका ग्राफ ऐसे आएगा। और जब ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो तब इसका ग्राफ कैसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, सॉरी। डन। ओके, और उसके बाद व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नेगेटिव एक्सीलरेशन तो उसका ग्राफ कहाँ, नीचे जाएगा। आप देखिए ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं एग्जाम में, सो फाइनली देख लीजिएगा। अभी ये जो था, ये जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के ग्राफ पे था, अब ये जो है ये है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ पे है। मतलब वेलोसिटी के साथ टाइम कैसे क्वेरी करते हैं या फिर टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे क्वेरी करते हैं, ये ग्राफ इसके रिलेटेड है। डन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब जीरो एक्सेलरेशन हो तो कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा, मतलब इस तरह का ग्राफ बनेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जब वो पॉजिटिव के साथ मूव करेगा तब ये ऊपर जाएगा, और जब नेगेटिव के साथ मूव करेगा तब ये नीचे जाएगा। और वैसे ही लाइन डॉट अप वाली आएगी जैसे मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे सीधा ज्वाइन हो जाएगा। सो मतलब जब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तब नीचे जाएगा, पॉजिटिव ऊपर। आपको भी पता है जब भी ये होता है तो ये देखो, यहाँ ऊपर वाला ये लाइन पॉजिटिव होती है, ये लाइन नेगेटिव होती है। सो फाइनली वही, और वही कॉन्सेप्ट इधर भी यूज होगा फाइन दोस्तों। ओके, सो नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी जो न्यूटन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 3 इक्वेशन है मोशन के, जिसके अंदर हमें कुछ उसके बारे में ये भी पता चल जाता है कि अब ये तीनों इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन माने जाते हैं। अब देखिए ना, अभी ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस एट टी, ये हमारा पहला इक्वेशन है। डन। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हालांकि इंडियन नेवी में इसके बारे में कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा ऐड कर दूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे u का मतलब क्या है। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और s का मतलब डिस्टेंस। ये डन। और जब ये इक्वेशन ग्रेविटी के लिए लगाए जाते हैं तो a के बदले में g लग जाता है। डन। क्योंकि वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, मतलब ग्रेविटी की वजह से वो आ जाता है। डन। अभी जो अभी अभी हमने ये सब मोशन हमने किस लिए पढ़ा, कि जो मोशन हमारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं, सपोज ये कोई भी बॉडी है और ये मोशन हमारा स्ट्रेट लाइन में होता था, लेकिन सपोज अब अगर सर्कुलर में मोशन करना हो तब क्या होगा। अगर सर्कुलर में मोशन करना हो तो उसके रिलेटेड भी कोई टर्म होनी चाहिए, उसके रिलेटेड में सब बदल जाएगा सर्कुलर में। तो फाइनली सर्कुलर के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि वो जो एंगल बनाता है सर्कल के साथ घूमने के लिए, तो उसका फॉर्मूला यही आएगा कि आर्क अपॉन रेडियस, और ये थीटा से डिनोट किया जाता है। कैसे? थीटा से डिनोट किया जाता है। डन। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही आएगा। उसके बाद वाली टर्म है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे एंगल लग जाता है तो इसलिए वो आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी के साथ जो चेंज होगा पर टाइम, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडर गो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। मतलब कि जो रेडियस के साथ जो क्वेरी करता है स्क्वायर के साथ, उसको सेंट्री मतलब फोर्स बोलते हैं। डन। ओके, अभी अभी हम पढ़ेंगे एग्ज़ाम क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो क्या पढ़ेंगे हम? एग्ज़ाम क्वेश्चन। टेंशन मत लीजिए, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद लास्ट पे तो मैराथन भी करेंगे।
ये डन। ओके, सो एग्ज़ाम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से वेक्टर क्वांटिटी हमको आइडेंटिफाई करनी है, तो कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो यस, आप बुक और पेन लेके बैठिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। ये एरो जा रहा है मोमेंटम की ओर, मतलब मोमेंटम इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका आंसर आएगा मोमेंटम। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ समझ जाए तो अच्छा है, नहीं समझ कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि ये देखो, न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आ गया कि द बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। ये रहा क्वेश्चन। द बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी 25 मीटर पर सेकंड एंड फ्रॉम बी टू ए 50 मीटर पर सेकंड, देन इट्स एवरेज स्पीड। सपोज ये कोई बॉडी है और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए से बी है। जब ये इस साइड जाती है तो तब इसकी स्पीड क्या होती है? जब इस साइड जाती है तब इसकी भी 25 होती है, और इस साइड जाती है इसकी स्पीड क्या होती है? 50 हो जाती है। तो इन दोनों की एक्सेलरेशन और एवरेज स्पीड क्या होगी? मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि जो यस, सही आंसर यही स्पीड, यही आंसर आएगा 33.3, मतलब सर दोनों सिस्टम का डिस्टेंस। और ये डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो ग्राफ है वो कौन सा इक्वे वो कौन सा वो बता रहा है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है? देखो यहाँ पे आप मेरे साथ ग्राफ के साथ मूव करें। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? पहले पे तो 0 0, ये एक पॉइंट ये मिल गया, 0 0 डन। एक ये पॉइंट था। अब यहाँ से स्लोप लेते हैं तो हम पता चलता है कि एक्सीलरेशन 1 1। यहाँ से देखें तो 2 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एज एट रेस्ट है, वो कोई भी मोमेंट नहीं कर रहा। अगर वो मोमेंट कर रहा होता तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज आता, मगर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ऑन द रेस्ट है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा डन। Okay, so our question number 4, the area under a graph between two quantities given in the unit meter per second। जब कोई भी एरिया अंडर होता है तो वो यूनिट पर मीटर के साथ में होता है, तो वो क्वांटिटी इनमें से कौन सी है वो आपको बताना है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ये रहा आपका आंसर, एक्सेलरेशन एंड टाइम। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉडी इज थ्रोन a body is thrown vertically upward, then at maximum height it will have। जब कोई भी बॉडी है, सपोज ये यहाँ पे देखो, देखो ये शायद मेरी ये मेरी हाइटेड है, ये मेरी स्केल समझ लो आप। डन। और ये थोड़ा थ्रस्ट समझ लो। जब मैं ये इस बॉडी को थोड़ा ऊपर भेजता हूँ, मतलब कैसे ऊपर जाएगी? तब देख लो वो ऐसे ऊपर जाएगी, ऐसे 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 करके ऊपर जाएगी। तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगी तब उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंस होगा वो आपको बताना है। ठीक है। तो देखते हैं कि तब यहाँ पे जब वो ऊपर जाएगी, मतलब एक मैक्सिमम हाइट पे तो रुक जाएगी, तो वहाँ पे जब वो रुक जाएगी तब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो हमें देखना है कि सबसे पहले ज़ीरो वेलोसिटी किस पे है। इस पे है तो ये आएगा, इस पे तो फाइनाइट है, इसमें भी फाइनाइट, इसमें ज़ीरो है। डन, ये तो आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन का मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब क्वेरी करेगी तो तुरंत वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमारा ये भी ऑप्शन निकल जाएगा। तो बचा कौन सा? आंसर आएगा डी। डन। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी वेलोसिटी रिमेन्स। जब कोई भी यूनिफॉर्म मोशन होता है बॉडी का सर्कुलर में, देखो सपोज ये सर्कल है और यहाँ पे एक बॉडी है वो मूव कर रही है, इस वजह से कुछ ऐसी वो अपने चक्कर 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 लगा रही है। तो जैसे ही वो सर्कुलर मोशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल रहेगी, या ज़ीरो रहेगी, या नॉन ऑफ द अबव रहेगी? तो इसका आंसर आएगा वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी, क्योंकि ऐसा नहीं वो सर्कुलर बॉडी है तो वो हर जगह पे वो सेम ही होगी। सो फाइनली वो है वो अपने आप की तरीके से ऐसे ही रहेगी। डन। ओके,
तो फाइनली अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूले, और ऐसे करके मैं आपको सभी सिलेबस कवर कराऊंगा इंडियन नेवी का। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप आराम से बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। और अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, अगर आपको नोट्स ना मिले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप दे सकते हो। ओके, थैंक यू।